जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 31 अगस्त 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और यूपीपीसीएस की प्रॉपर तैयारी जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की करवाई जाती है ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच में। और उत्तर प्रदेश पीएससी का नंबर 1 बैच है ये, तो इन नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस की इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से। तो और इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम का पेज भी है जिसको आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज के कौन से टॉपिक है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक स्कीम है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। आपको पता होगा इस स्कीम के बारे में, जिसके थ्रू बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करवाए गए थे। राइट, इंडिया के अंदर सभी लोगों को मोटिवेट किया गया था कि सभी लोग जो है बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड टॉपिक था। मतलब ये स्कीम हम लोग को देखने को मिली थी। फिर इंडिया और यूएसए के रिलेशंस को हम लोग देखेंगे। डिफेंस से रिलेटेड रिलेशंस है, रक्षा सहयोग से रिलेटेड रिलेशंस है। फिर इंडिया बांग्लादेश फ्लड डिस्प्यूट हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस के 2 टॉपिक हो गए आपके। फिर इसके अलावा रीजनल रूरल बैंक से रिलेटेड एक टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर 165th इनकम टैक्स डे का सेलिब्रेशन देखने को मिला है, तो उससे रिलेटेड एक टॉपिक है। तो ये सब टॉपिक हैं जिनको आज एक-एक करके हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की 10वीं एनिवर्सरी अभी रिसेंटली हम लोग को देखने को मिली और लगभग 1 दशक जो है वो हो चुका है, राइट? प्रधानमंत्री जन धन योजना को। और ये योजना जो थी वो बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए थी। किस पर्पस के लिए थी? वित्तीय समावेशन के लिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने से रिलेटेड ये स्कीम थी। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2014 में, 28 अगस्त 2014 को। और ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव था। वित्तीय समावेशन पहलों में से एक थी, जिसमें मिलियंस ऑफ लोगों को, यानी कि मिलियंस, जो हम लोग को देखने को मिलता है, सैकड़ों, लाखों, सैकड़ों जो व्यक्ति हैं उनको जो है वो जोड़ा गया बैंकिंग सेक्टर से। जिन लोग ने आज तक बैंक अकाउंट अपना खुलवाया नहीं था, तो प्रमोट किया गया कि वो अपना बैंक अकाउंट जो है वो खुलवाएं। और इसमें लोगों के अकाउंट खुले, लोगों ने बैंक में पैसा जमा करना शुरू किया, डिजिटल पेमेंट जो है वो बढ़ गए, राइट? तो ये सब मेन ऑब्जेक्टिव इसके हम लोग को देखने को मिले थे। थोड़ा सा डिटेल में हम इसके बारे में बात करें तो आप देखिए इसने बहुत तेजी से ग्रो करवाया। हमें देखने को मिला कि 147 मिलियन अकाउंट्स हुआ करते थे 2015 में, बैंक अकाउंट की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि मार्च 2024 तक 520 मिलियन हो गए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। डिपॉजिट भी जो थे प्रधानमंत्री जन धन योजना के अकाउंट्स में, वो भी 15,600 करोड़ रुपए थे 2015 में, जो कि 2.32 ट्रिलियन रुपीस जो है वो हो गए। सोचिए आप। और स्कीम जो है उसमें डिपॉजिट की ग्रोथ रेट भी 30% की हम लोग को देखने को मिली, राइट? एवरेज बैलेंस जो है वो बढ़ गया। 1,000 रुपए हुआ करता था एवरेज बैलेंस 2015 में, जो कि लगभग 4,500 के आसपास हो गया। 1.3 मिलियन बैंकिंग टच पॉइंट्स जो है वो मैप किए गए जनधन दर्शक के थ्रू, दर्शक ऐप के थ्रू। जुलाई 2023 में 6,01,000 गांव जो है उनकी मैपिंग की गई इस एप्लीकेशन पर, जिसमें 99.7% ऐसे गांव कवर किए गए थे इन बैंक आउटलेट्स के द्वारा, जो कि 5 किलोमीटर के रेडियस में है। और फिर 53.13 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो अकाउंट्स थे, लगभग 55.6% महिलाओं के हैं और 66.6% गांव क्षेत्रों में और सेमी अर्बन एरियाज के देखने को मिल रहे हैं। यानी कि इसमें गांव क्षेत्रों को बहुत अच्छा फायदा जो है वो मिला है। यूपीआई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी बढ़ गए, 920 मिलियन थे 2018 में, जो कि 131.2 बिलियन हो गए 2024 में। रुपे कार्ड के ट्रांजैक्शन जो है वो पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि जो कार्ड मशीन जो होती है ना, इसमें कार्ड स्वैप कराते हैं, तो रुपे कार्ड के ट्रांजैक्शन और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी में भी ट्रांजैक्शन जो है वो बढ़ गए। 670 मिलियन थे 2018 में, जो 1.26 बिलियन हो गए 2023 में। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का भी फायदा जो है वो बहुत मिला, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज की जो स्कीम है, लगभग 312 स्कीम, उसपे लगभग 361 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जो है वो अकाउंट में डायरेक्टली शेयर किया गया। कोविड-19 पैंडेमिक के समय पर ये अकाउंट में हम लोग को देखने को मिला कि एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो है वो किया गया 206.4 मिलियन महिलाओं अकाउंट होल्डर्स को।
फिर इसके अलावा मार्च 2024 में 1,17,701 ओवरड्राफ्ट जो अकाउंट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो ओपन किए गए, ओडी अकाउंट, जिसमें सैंक्शन अमाउंट जो था वो 190 करोड़ था और 80.5% इसको यूटिलाइज किया गया। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि गरीब लोग जो हैं उनको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का एक्सेस जो है वो मिल सके, क्योंकि देखो बैंकिंग अकाउंट खुलवाएं, वो अकाउंट मेंटेन करें, मैनेज करें, डिपॉजिट करें अपना पैसा अकाउंट में। जीरो बैलेंस अकाउंट ये हम लोग को देखने को मिला, इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट परमिट किया गया था, बट मात्र 8.4% ही अकाउंट जो था वो जीरो बैलेंस का हम लोग को देखने को मिला। बाकी सब में ऑन एन एवरेज तो हम देख ही रहे हैं कि 4,500 हम लोग को अकाउंट बैलेंस जो है वो मेंटेन किया हुआ है, जो कि 1,000 रुपए बैलेंस मेंटेन किया जाता था पहले। फिर इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने भी इंडिया की जो है वो काफी तारीफ करी कि इंडिया ने इतना मतलब लार्ज लेवल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन रेट जो है वो अचीव किया। 80% अडल्ट जो है 6 सालों के अंदर अंदर बैंकिंग सेक्टर से जुड़े, तो वर्ल्ड बैंक ने भी काफी तारीफ करी। बट हमने काफी सारे चैलेंजेस, चुनौतियां भी फेस करी, जैसे कि मल्टीपल अकाउंट्स, एक इंडिविजुअल ने बहुत सारे अकाउंट अलग अलग बैंक्स में ओपन कर लिए हैं, राइट। अब फिर इंश्योरेंस और ओवरड्राफ्ट ड्राफ्ट फैसिलिटी जो है, तो वो उसमें जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मल्टीपल बेनिफिट जो है वो मिल रहा है एक व्यक्ति को, सिंगल व्यक्ति को। बैंक के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन जो है वो बढ़ गया, क्योंकि बैंक को ऑब्वियस सी बात है कि इतने सारे लो बैलेंस अकाउंट को जो है वो मैनेज करना है। फिर इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, चिंता ये भी थी कि इतने सारे अकाउंट्स अगर खुल जाएंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम्स आएंगी, जो कि आ रही हैं, राइट। किसी व्यक्ति को कुछ कमीशन पर बोल दिया जाता है कि तुम अपना अकाउंट नंबर शेयर कर दो, तुम्हारे अकाउंट में पैसे जो है वो डाल दिए जाएंगे, राइट। तो ऐसा भी चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब बैंक के पास खुद का डिस्क्रिशन होता है कि भाई वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफर करना है उनको कि नहीं करना है, बट काफी सारी बैंक जो है वो ऑफर नहीं करनी है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इस डर से कि पता लगे कि उनने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी और सामने वाले ने चुकाया नहीं पैसा, तो ऑब्वियस बात है कि ये बैंक का लॉस हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा एक प्रकार से। बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उन्होंने भी अपनी मिसयूज जो है वो काफी ज्यादा किया। इन्होंने, अब बैंक की अगर हम बात करें तो उन्होंने एडिशनल फीस जो है वो अपनी सर्विस के लिए चार्ज करना शुरू किया, जो कि फ्री में देनी चाहिए थी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वही जो मैंने भी आपको बताया, उसके कारण एनपीए की प्रॉब्लम यानी कि बैड लोन्स की प्रॉब्लम फेस करना शुरू किया काफी सारे बैंक्स ने। और हम लोग को देखने को मिला कि गांव क्षेत्र में जो रूरल पॉपुलेशन जो हम लोग को देखने को मिलती है, जो गांव की आबादी जो है, वो उनको उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है फाइनेंशियल डिसीजन लेने की, राइट। तो वो चीज है, तो नॉलेज की कमी। तो हमें अब आगे चल के क्या करना चाहिए, तो हमें एक सेंट्रलाइज्ड वेरिफिकेशन स्कीम लानी चाहिए, जिसमें आप बायोमेट्रिक का और डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का उपयोग करो, जिससे कि डुप्लीकेट अकाउंट जो है वो ना ओपन हो सके। फिर नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन है 2025 से 2030 की, ये आने वाली है। तो इसमें ये इसी चीज पर फोकस किया जा रहा है कि हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को एक्सपेंड करेंगे। अब ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा आने वाला समय में हमारी इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो बुजुर्ग पॉपुलेशन ज्यादा होने वाली है, यस, आने वाले समय में। तो हमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम पर बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना है। फिर इंश्योरेंस सभी का होना चाहिए, राइट। फोकस ये भी है कि भाई अब देखो अकाउंट सभी लोगों ने ओपन करवा लिए, अब इंश्योरेंस पे भी सभी लोग ध्यान दें। फिर हम लोग को जो है वो ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स को जो है वो बढ़ाना है, राइट। फिर फोकस एरिया, गवर्नमेंट का नया फोकस एरिया यही है कि पूरी की पूरी एडल्ट पॉपुलेशन पर जो है वो फोकस करना है, ठीक है। तो ये था एक अच्छा टॉपिक, इसमें लिखने वाली कोई चीज नहीं थी, नोट्स बनाने वाली कोई चीज नहीं थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना को 10 साल कंप्लीट हो गए और इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स तो आपको पता ही है, तो सुनकर ही इसमें काफी आपको जो है वो दिमाग में रहेगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का टॉपिक है, ध्यान सुनना। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स अपने डिफेंस के रिलेशन को, राइट, और ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। रिसेंटली हमें देखने को मिला, लिख लो भैया ये चीज लिखो आप, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, एसओएसए, एसओएसए और मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट रिगार्डिंग असाइनमेंट ऑफ लाइजन ऑफिसर। आपको पता है लाइजन ऑफिसर जो है वो कौन होता है? ये बेसिकली मध्यस्थता करवाने वाले ऑफिसर होता है, यानी कि दो कंट्रीज के बीच में एक व्यक्ति जो बातचीत करेगा उस कंट्री के बिहाफ में, वो लाइजनिंग ऑफिसर होता है। तो देखो, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लाइजनिंग ऑफिसर के असाइनमेंट से रिलेटेड और सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, ये दो बेसिकली एग्रीमेंट जो है वो साइन हुए हैं इंडिया और यूएसए के बीच में। ये चीज ध्यान में रखना कि इंडिया और यूएसए के बीच में ये दो एग्रीमेंट साइन हुए हैं। ये देखो लिखा भी है ना, लाइजनिंग ऑफिसर को हिंदी में बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है, संपर्क अधिकारी, बट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी लाइजनिंग ऑफिसर लिखिएगा, पता होना चाहिए आपको। ये एग्रीमेंट जो है उसके साथ ही साथ पुराने एग्रीमेंट भी, इसमें ये बताया जा रहा है कि हम दोनों कंट्रीज इंडिया और यूएसए मिलकर बहुत अच्छी तरीके से
कोलैबोरेट कर रहे हैं डिफेंस के प्रोडक्शन पे और टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो यूएसए हमारे लिए हमेशा से एक अच्छा पार्टनर भी जो है वो रहा है, और आज की डेट में यूएसए को हमारी जरूरत है, ना कि हमें यूएसए की, राइट? क्योंकि यूएसए भी थोड़ा सा चाइना को, रशिया को लेकर चिंतित है, राइट? इस क्षेत्र में, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट क्या है ये समझिए आप। तो ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, मतलब हमने एग्रीमेंट कर लिया, दैट डजंट मीन कि हमें उस एग्रीमेंट को फॉलो करना है। पहली चीज तो ये, ठीक है? ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। हम प्रायोरिटी पे देंगे, यानी कि एक दूसरे के डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विस को हम प्रायोरिटी देंगे। जैसे कि सामने वाली कंट्री के डिफेंस के प्रोडक्ट जो है उनको हम दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में प्रायोरिटी पे रखेंगे, बट जरूरी नहीं है कि उस कंट्री के प्रोडक्ट परचेज ही करना है, तो ये बाइंडिंग नहीं है, ठीक है? इंडिया जो है वो 18वीं सोसा पार्टनर जो है बनी है यूएसए की, और इंडिया ने यूके, जापान, इजराइल जैसी कंट्रीज को जो है वो ज्वाइन किया है, जिनके साथ यूएसए ने सोसा एग्रीमेंट किया है। अरेंजमेंट जो है वो म्यूचुअल गुडविल पर है कि इंडियन कंपनी जो है वो प्रायोरिटी देंगी यूनाइटेड स्टेट्स के ऑर्डर को। अगर यूनाइटेड स्टेट्स कोई ऑर्डर देगा तो यूनाइटेड स्टेट्स के ऑर्डर को जो है वो पहले ध्यान में रखा जाएगा, राइट? तो बस यही चीज है, बस कि डिफेंस रिलेटेड ऑर्डर्स। नेक्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट ऑफ लाइजन ऑफिसर। तो ये जो ऑफिसर जो होते हैं, मैंने आपको बता दिया, मध्यस्थता करवाने वाले। तो इसमें बेसिकली इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो करवाई जाएगी, यानी कि दोनों कंट्रीज अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगी इस ऑफिसर के माध्यम से। इंडिया जो है वो अपने पहले लाइजन ऑफिसर को जो है वो पोस्ट करेंगी यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल ऑपरेशन कमांड में, जो फ्लोरिडा के अंदर है, राइट? जो हमारा ऑफिसर वहां पर रहकर जो है वो हमारी तरफ से जो है वो बातचीत करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, और वहां की इंफॉर्मेशन हम तक जो है वो पहुंचाएंगे। फिर एक रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये भी लिख लो आप। इंडिया और यूएसए ने नेगोशिएट कर रही है, बातचीत कर रही है एक रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट के ऊपर, राइट? ये हम एस्टैब्लिश करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब कि तुम मुझे दो मैं तुम्हें दूंगा, ये होता है रेसिप्रोकल, राइट? और ये क्या, डिफेंस प्रोक्योरमेंट, कि तुम हमसे सामान खरीदो, हम तुमसे सामान खरीदेंगे। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, इस पर भी बातचीत चल रही है। और यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑलरेडी इस प्रकार के एग्रीमेंट 28 कंट्रीज के साथ ऑलरेडी साइन किए हुए हैं। अब सोसा और आरडीपी में क्या डिफरेंस है? अब देखो, सोसा जो हम लोग को देखने को मिलता है, पहली चीज तो हमने क्या देखी कि वो सोसा में पहला ही पॉइंट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि ये नॉन बाइंडिंग है, यानी कि हम प्रायोरिटी देंगे, बट कोई बिल्कुल एकदम जरूरी नहीं है। बट इसके अंदर ऐसा है कि भाई अगर इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट से कोई सामान खरीदा, तो यूनाइटेड स्टेट्स को भी इंडिया से जो है वो सामान खरीदना पड़ेगा, इंडिया को ऑर्डर देना पड़ेगा। तो सोसा जो है वो इंश्योर करती है सप्लाई चेन इमरजेंसीज के समय पर। बट आरडीपी यानी कि रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो है वो लीगली बाइंडिंग, देखो लिखा है ना लीगली बाइंडिंग, इन दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, सोसा जो है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये बिल्कुल लीगली बाइंडिंग है। अब इंडिया और यूएसए के डिफेंस रिलेशंस किस प्रकार से रहे हैं? तो जीएसओएमआई एक एग्रीमेंट 2002 में जो है वो किया गया था। इंडिया और यूएसए आपस में अपनी मिलिट्री इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। लिमोआ 2016 में हुआ था कि ये दोनों लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे दोनों की मिलिट्रीज को, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारी इंडियन नेवी अगर वहां पर पैसिफिक ओशन में यूनाइटेड स्टेट्स के पास कहीं पर फंस गई और उसको किसी सामान की आवश्यकता है, तो उसको वो सामान वहां पर मिल जाएगा। कॉम कासा भी इसी से रिलेटेड है कि ये सिक्योर मिलिट्री कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराएंगे, कि हम मतलब जो इंटेलिजेंस नेटवर्क जिसको हम लोग बोलते हैं कि खुफिया इंफॉर्मेशन यूनाइटेड स्टेट्स हम तक प्रोवाइड कराएगा। बीईसी है 2020 में जो है वो साइन किया गया। जियो स्पेशियल डेटा जो है मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए दिया जाएगा, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास बहुत अच्छी सैटेलाइट्स वगैरह हैं, राइट, जो प्रॉपर सटीक डेटा जो है वो प्रोवाइड करा सकती हैं वेरियस लोकेशन से रिलेटेड। तो हमारी मिलिट्री को अगर किसी लोकेशन की जानकारी चाहिए, तो वो लोकेशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स हमें प्रोवाइड कराएगा, पूरी डिटेल, जियो स्पेशियल डेटा। फिर 2016 में इंडिया जो है ये एक मेजर डिफेंस पार्टनर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का। 2018 में स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टीयर 1 का स्टेटस भी जो मिल गया था इंडिया को, जिसके थ्रू हमें एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया। इसके अलावा 2012 के अंदर हमने डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव को लेकर आए, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था इंडिया और यूएसए के डिफेंस रिलेशनशिप को जो है वो बायर सेलर को छोड़कर अब पार्टनरशिप मॉडल पर लेकर आना है, कि हम जो है वो बायर सेलर नहीं होंगे, हम मिलकर जो है वो किसी प्रोडक्ट को बनाएंगे। फिर इंडिया ने जो है वो बहुत सारे मिलिट्री एसेट जो है वो यूनाइटेड स्टेट से खरीदे, जैसे कि MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर्स, सिग सॉयर राइफल्स, M777 हॉइट्जर्स, राइट? ये हॉइट्जर्स भी बहुत शानदार चीज है, कभी देखना इसकी फोटो M777 हॉइट्जर्स की। फिर इसके अलावा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि अभी नेगोशिएशन जो है वो चल रहा है GE F414 जेट इंजन को इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करने के लिए।
और इसके अलावा MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है वो हम लोग यूनाइटेड स्टेट से खरीदेंगे और इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू, यानी कि हम टेक्नोलॉजी उनसे लेंगे और इंडिया के अंदर बनाएंगे। ये मेन ऑब्जेक्टिव है। और अभी रिसेंटली जून 2023 में इंडस एक्स हम लोग को देखने को मिला। ये सब चीजें लिखते रहो आप, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये जो जो चीजें आपको दिखती जा रही है ना कि किस प्रकार से डेवलपमेंट इंडिया और यूएसए के बीच में, तो ये पूरा लिखो, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए हेल्पफुल होता है। ये सब एग्जांपल्स वगैरह आपको हेल्प करेंगे काफी। सो इंडस एक्स जून 2023 की अगर हम बात करें तो ये डिफेंस इनोवेशन और इंडस्ट्रियल कॉपरेशन है दोनों कंट्रीज के बीच में, कि दोनों कंट्रीज मिलकर नई नई चीजें डिफेंस के एरिया में बनाएंगे। फिर 2023 का डिफेंस कॉपरेशन रोड मैप हमने प्रायोरिटी एरियाज रखे, जैसे कि इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकनसाइंस, राइट, अंडर सी डोमेन अवेयरनेस, एयर कॉम्बैट सिस्टम। तो इन सब एरियाज पर जो है वो हमने प्लान जो है वो तैयार किया कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलकर हम करेंगे। फिर I2U2 ग्रुप एक हम लोग को देखने को मिल रहा है, इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई, लिख लेना आप ये बेसिकली मिलकर ये चारों कंट्रीज जो है वो काम कर रही है काफी सारे सेक्टर्स पर, जैसे कि वाटर, एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, राइट। तो ये सब चीजें हैं। बट इंडिया और यूएसए के रिलेशंस में आज भी काफी सारे चैलेंजेस हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स को लेकर और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर, लोकतांत्रिक मूल्य को लेकर और मानव अधिकार को लेकर, राइट। चिंता ये है कि इंडिया जो है वो ये बताया जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो रिवोक हुआ है, जो हटाया गया है, तो उसके तहत ये बताया जा रहा है कि इंडिया जो है वो माइनॉरिटीज को सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रही है। ऐसा कई बार यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया के ऊपर आरोप लगाया। फिर हालांकि दोनों कंट्रीज जो है वो चाइना को एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज की तरह जो है वो देखती हैं, बट उनकी अप्रोच जो है वो कई बार डिफरेंट होती है। यूनाइटेड स्टेट्स की चाइना को लेकर अलग पॉलिसी है, हमारी अलग पॉलिसी है। फिर ट्रेड डिसएग्रीमेंट, कई बार ट्रेड को लेकर हम दोनों के बीच में इश्यूज देखने को मिले, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर कई बार देखो रशिया और यूएसए के बीच में इश्यूज है, हम सभी जानते हैं। बट आप जानते हो कि हमारा पार्टनर रशिया भी है, तो हम अपनी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए रशिया के साथ भी डील करते हैं, यूक्रेन के साथ भी डील करते हैं, राइट। तो उसको लेकर कई बार यूएसए खुश होता है, कई बार नहीं होता। जैसे ईरान का ही मामला देख लो आप, ईरान के साथ हम पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स पर जो है वो डील करते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स कभी नहीं चाहता कि हम उसके साथ डील करें। तो ये सब चीजें हैं। तो हमें और अपने संबंध को जो है वो बातचीत करके मजबूत बनाने की हमें आवश्यकता है। ग्लोबल ब्रिज का काम कर रही है इंडिया, जैसे कि फोरम्स है, G20 हुआ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ। इसमें हम जो है वो वेस्ट कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में एक मीडिएशन का काम कर रहे हैं, एज अ बिग ब्रदर का काम कर रहे हैं कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज के लीडर के तौर पर हम उभर कर आ गए हैं और हमें काउंटर टेररिज्म पर फोकस करने की आज की डेट में सख्त आवश्यकता है। जो पाकिस्तान जो सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है टेररिस्ट ग्रुप को, अफगानिस्तान जो सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है, तो उसको लेकर हमें रेजोल्यूशन है वो लेकर आना है वेस्ट कंट्रीज के साथ मिलकर। जो उभरती हुई टेक्नोलॉजीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस पर हमें काम करना है। प्रायोरिटी जो है वो देना है, जैसे कि कॉर्ड और I2U2 जैसे इनिशिएटिव को। अच्छा, I2U2 तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है। कॉर्ड मुझे बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर, कॉर्ड के अंदर कौन सी कंट्रीज आती हैं। इसको क्वाड्रिलेटरल डायलॉग्स कहा जाता है बेसिकली। इसके अंदर 4 कंट्रीज हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बताओगे कौन सी 4 है, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। फिर हमें जो है वो अपने ट्रेड को बढ़ाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, टेक्नोलॉजी कॉपरेशन करना चाहिए। बस ये सब चीजें बेसिक जो आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, इंडिया और बांग्लादेश के फ्लड डिस्प्यूट को लेकर एक टॉपिक हम लोग को, बाढ़ विवाद को लेकर एक टॉपिक देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश के अंदर बहुत सीवियर फ्लड हमें देखने को मिली। अभी तो फ्लड तो यहाँ पर भी आ गई है, हमारे यहाँ गुजरात के अंदर वडोदरा में। मेरा एक फ्रेंड रहता है, वो बता रहा था कि गुजरात के वडोदरा में मगरमच्छ घूम रहा है। अभी तो ठीक है, अभी तो स्थिति शायद थोड़ी सी ठीक हुई है, बट वहां पर मतलब ऐसी स्थिति हो गई है कि सड़कों में मगरमच्छ आ गए। अब देखो, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर बांग्लादेश की सीवियर फ्लड देखने को मिली, बहुत भयंकर बाढ़ जो है वो देखने को मिली। और बाढ़ जो है वो क्यों हुई, तो इंडिया के अंदर त्रिपुरा में एक डम्बूर करके डैम है, उससे जो है वो पानी छोड़ दिया गया और उस कारण बाढ़ आ गई, और इसको लेकर बांग्लादेश थोड़ा गुस्सा है। इंडियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू ये चीज क्लैरिफाई की है कि बाढ़ जो है वो प्राइमरली आई है हैवी रेनफॉल के कारण। कहां पर, गुमती नदी के कैचमेंट एरियाज पे, राइट, जो कि दोनों इंडिया और बांग्लादेश दोनों में ये नदी बहती है। तो तेज बारिश के कारण नदी का फ्लो जो है वो तेज हो गया, इसके कारण बाढ़ आई है। और सिचुएशन जो है वो ऑब्वियस ही बात है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स को हाईलाइट कर रही है। जो बांग्लादेश के अंदर इंडियन डिप्लोमेटिक पर्सनल, अब डर ये लग रहा है कि हमारे जो एम्बेसी वाले लोग हैं बांग्लादेश के अंदर, तो उन पर अटैक ना हो जाए, राइट। तो ये चीजें हैं, क्योंकि ऐसी कभी कोई चीज आती है तो बाहर जो हमारे जो फॉरेन सर्विस में ऑफिसर्स जो रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा खतरा जो है बढ़ जाता है, क्योंकि पब्लिक वहां पर गुस्सा हो जाती है, जिसको पब्लिक आउटरीच हम लोग बोलते हैं। तो गुमती नदी और
डंबुर डैम के बारे में हम बात करेंगे। तो ये फैक्ट थोड़ा ध्यान में रखो, लिख लो आप। गोमती नदी, जिसको गोमती या फिर गोमाती कहते हैं, त्रिपुरा इंडिया के अंदर ये ओरिजिनेट होती है और ये बांग्लादेश में फ्लो होती हुई बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। इसकी राइट बैंक की ट्राइब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक की ट्राइब्यूटरीज लिख लो। राइट बैंक की जो सहायक नदियां हैं वो है कांचीगंग, पित्रागंग, संगगंग, माइलग चारा, सुरमा चारा। लेफ्ट बैंक की ट्राइब्यूटरी जो है वो एक छार्री, महारानी छार्रा और गंगा। ठीक है, लिख लिया। फिर डंबुर डैम के बारे में हम बात करें तो डंबुर डैम जो है वो कहां पर, गुमती नदी पर है, त्रिपुरा में। और 30 मीटर हाई ये डैम हम लोग को देखने को मिलता है और ये डैम जो है वो 40 मेगावाट की पावर सप्लाई भी बांग्लादेश को प्रोवाइड कराता है। और ये डैम जो है वो ऑटोमेटिक रिलीज मैकेनिज्म इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। अगर हैवी रेनफॉल होती है तो ऑटोमेटिकली इसके गेट जो है वो खुल जाते हैं। फिर डंबूर लेक भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, डंबूर लेक जो है वो कहां पर है। तो ये भी हम लोग को यहीं पर अगरतला त्रिपुरा में हम लोग को देखने को मिलती है डंबूर लेक। और यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में मछलियों की प्रजाति है। और यहाँ पर पौष संक्रांति मेला जो है वो हर साल 14 जनवरी को लगता है। और रैमा और सरमा नदी, दो नदियां हम लोग को देखने को मिलती है, उसके संगम पर ये लेक बनाई गई है। और गुमती नदी पर ही एक हाइडल प्रोजेक्ट भी है जिसका नाम है तीर्थामुख हाइडल प्रोजेक्ट। फिर इंडिया बांग्लादेश के बीच में 54 रिवर्स जो है वो शेयर्ड है। 54 नदियों का पानी आपस में इंडिया और बांग्लादेश शेयर करती हैं। गंगा नदी, जिसको बांग्लादेश के अंदर पद्मा कहा जाता है, तीस्ता, फेनी, कुशियारा, ब्रह्मपुत्रा नदी जिसको जमुना के अंदर बांग्लादेश कहते हैं। अच्छा, ब्रह्मपुत्रा नदी का चाइना के अंदर क्या नाम है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। मेघना जो है वो और भी मेजर रिवर्स हम लोग को देखने को मिलती है जो इंडिया बांग्लादेश दोनों के बीच में, तो ये बात वाला भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। अब फ्लडिंग इन दोनों नदी के बीच में जब भी बाढ़ वगैरह आती है तो दोनों कंट्रीज के रिलेशन थोड़े से गड़बड़ा जाते हैं। अब रिसेंट जो बांग्लादेश के अंदर फ्लड हुआ है वो हैवी रेनफॉल के कारण हुआ है, राइट, गोमती नदी के अंदर। और उसी कारण ये डंबुर डैम जो है वो ऑटोमेटिकली इसने पानी अपना रिलीज कर दिया और उसको लेकर बांग्लादेश गुस्सा खा रहा है, बोल रहा है कि तुमने जो है वो जानबूझ के ऐसा किया। भाई ऑटोमेटिक सिस्टम लगा है उसमें, तो ऑब्वियस सी बात है कि डैम के अंदर पानी ज्यादा भरेगा तो ऑटोमेटिकली रिलीज होगा, नहीं होगा तो डैम फटने की दिक्कत होती है। यस, इंडियन अथॉरिटीज जो है वो रियल टाइम फ्लड डेटा जो है वो हमेशा बांग्लादेश को बताती रहती हैं। बट ये इन्फॉर्मेशन अभी मिल भी नहीं पा रही है बांग्लादेश को सही तरीके से, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश के अंदर अभी स्थिति ऑलरेडी खराब है, अराजकता जैसी तो स्थिति है वहां पर, राइट। आप जान ही रहे हो कि वहां के प्राइम मिनिस्टर के बंगले को लोगों ने अटैक कर दिया था। तो और एम्बेसी क्या चीज है, तो इसी को लेकर हमें थोड़ा सा डर है, सिक्योरिटी कंसर्न और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। ठीक है, अब जो ये फ्लड हुई है बांग्लादेश के अंदर, इससे एंटी इंडिया सेंटीमेंट जो है वो जाग गए हैं। प्रोटेस्टर जो है वो बांग्लादेश के, वो इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं इस चीज के लिए। और इसलिए हमें डर ये लग रहा है कि हमारा इंडियन हाई कमीशन जो ढाका में है, हमारे जो डिप्लोमेट्स वहां पर हैं, राइट, तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर हमें चिंता है। इंडिया हाई कमिश्नर जो है वो बांग्लादेश के, उन्होंने मुलाकात करी चीफ एडवाइजर के साथ, बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर के साथ, और चिंता व्यक्त करी कि भैया देखो, ये जो पब्लिक आउटरीच चल रहा है, ये पब्लिक जो भड़क गई है, इसके कारण हमारे ऑफिसर जो बांग्लादेश के अंदर है उनको, उनकी सिक्योरिटी को खतरा है, राइट। तो इंडियन हाई कमिश्नर जो है उन्होंने ये भी बोला कि भाई इंडिया जो है पूरी तरह से कमिट कर रही है कि वो मिलकर बांग्लादेश के साथ काम करेगी शांति बरकरार करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और मीटिंग जो है, मीटिंग के कारण थोड़ा सा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि स्थिति जो है वो थोड़ी ठीक होने की संभावना है। अब देखो आगे क्या होता है, तो आगे जो भी होगा मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट आगे की चर्चा करें, रीजनल रूरल बैंक्स। अब देखो नाम से हमारे रूरल बैंक्स गांव क्षेत्रों के ये बैंक होते हैं। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली ये कहा है कि आज की डेट में जो रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर हम लोग को कुछ हाई एट्रीशन देखने को मिल रहा है, यानी कि इसकी जो छटनी हो रही है, हटाया जा रहा है, काफी सारे बैंक को बंद किया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमें आज की डेट में एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसी लाने की जरूरत है और ज्यादा, कि भाई एम्प्लॉय जो है वो खुश रहें। तो इशू जो है वो हाईलाइट कर रहा है और भी चैलेंजेस, जैसे कि एम्प्लॉय जो है वो रीजनल रूरल बैंक से काफी डिससेटिस्फाइड है। कई बार ऐसा भी हुआ है ना कि कुछ केसेस में रीजनल रूरल बैंक से पैसे निकालने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि एक दिन में 2,000 रुपए से ज्यादा पैसे नहीं निकाले जा सकते। तो ऐसा बहुत बार हुआ था, राइट, कुछ, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक्स में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, तो उसके चलते। तो सिचुएशन जो है वो फोकस कर रहा है कि आज की डेट में सुधार की आवश्यकता है, हमें एम्प्लॉइज रिटेंशन को बढ़ाना है।
कि एम्प्लॉय जो है वो ज्यादा से ज्यादा रहे और बेस्ट टू बेस्ट सर्विस जो है वो पब्लिक को मिल सके। अब देखो ये जो रीजनल रूरल बैंक के एम्प्लॉयज हैं, ये कई बार जो है वो मतलब आरआरबी को छोड़कर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर उनको बेटर फैसिलिटीज जो है वो मिलती है सिमिलर पे स्केल में, यानी कि पेमेंट तो सेम है बट फैसिलिटीज यहाँ पर ज्यादा अच्छी है शेड्यूल कमर्शियल बैंक में। और जैसे कि यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक में उनको हाउसिंग, हेल्थ केयर, रिटायरमेंट प्लान जो है वो नहीं मिल पाते, तो इसलिए वो लोग शेड्यूल कमर्शियल बैंक की तरफ जो है वो चले जाते हैं। और जब यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक में एम्प्लॉयज नहीं रहेंगे, बैंक के कर्मचारी नहीं रहेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि बैंक के अंदर जनता को अच्छी सर्विस नहीं मिल पाएगी, तो जनता फिर खुश नहीं रहती है। एम्प्लॉयज जो है वो रूरल एरियाज के अंदर पोस्टेड रहते हैं, पर्टिकुलरली वो दूसरी स्टेट से आए हुए होते हैं, तो कई बार गांव क्षेत्रों की लाइफस्टाइल को एकदम से एक्सेप्ट करना, अडॉप्ट करना उनके लिए डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए वो डिससेटिस्फाइड होते हैं और फिर कुछ समय के बाद फिर वो चले जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं रहना है यहाँ पर, राइट। क्योंकि देखो रूरल एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि वहां पर बहुत लिमिटेड सर्विस होती है, लिमिटेड फैसिलिटी होती है, राइट। तो अभी हम लोग को जो है वो उनको इनकरेज करना है कि भाई आप जो है वो रूरल एरियाज में जाओ, और कैसे हो पाएगा, वहां पर बेटर सर्विस ऑफर करके। और रीजनल रूरल बैंक जो है वो बहुत ही स्लो प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है, राइट, कंपेयर टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, राइट। तो इसलिए जो भी इंप्लॉइज वगैरह रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई उनका करियर एक जगह पर रुक सा गया, और उनको फ्रस्ट्रेशन होने लगती है कि ग्रोथ ही नहीं हो रही उनके करियर में, राइट। तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है। तो आपको अब समझ में आ गया रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर एक्चुअल मेन मुद्दा क्या है, मेन इशू क्या है। अब कैसे हम ठीक कर सकते हैं, तो भाई सबसे पहली चीज तो यार लोकल पोस्टिंग आप प्रायोरिटाइज करो, यानी कि एक व्यक्ति जो है उसको उसी राज्य का व्यक्ति को उसी के, यानी कि जो गांव के आसपास के एरिया में लोग रह रहे हैं, तो वहीं पर ही उनको पोस्टिंग दो, लोकल पोस्टिंग दो, जिससे कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो उनका बेटर हो सके, है ना। उनको यानी कि वो उनके एनवायरमेंट में ही वो रहेंगे, तो उनको वो बेटर परफॉर्म जो है वो कर पाएंगे, मेन चीज ये है। फिर आप एम्प्लॉइज को बेनिफिट प्रोवाइड कराओ, जैसे कि जो एम्प्लॉइज को बेनिफिट मिल रहे हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के अंदर, वो सेम चीज रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर भी लेकर आओ, जिससे कि लोग शेड्यूल कमर्शियल बैंक की तरफ अट्रैक्ट होकर ना चेंज हो। फिर उनको फास्ट प्रमोशंस के लिए कुछ चीजें लाई जाए इंसेंटिव्स के आधार पर, जैसे एग्जांपल के तौर पर। और वर्क एनवायरनमेंट उनका सपोर्ट होना चाहिए, एम्प्लॉय फ्रेंडली कल्चर जो है वो होना चाहिए, राइट। तो ये चीज ठीक है। फिर इसमें आप डिजिटल कैपेबिलिटीज को एक्सपेंड कर सकते हो, डिजिटल बैंकिंग सर्विस एक्सपेंड कर सकते हो, राइट, जहां पर कनेक्टिविटी की बड़ी दिक्कत वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है, वहां पर स्पेशली मोबाइल बैंकिंग पर फोकस करो और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फोकस करो। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो क्लस्टर्स हैं उनके साथ अलाय करो। रीजनल रूरल बैंक के ऑपरेशन जो है वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज क्लस्टर के साथ होने चाहिए, जिससे कि क्रेडिट डिलीवरी जो है वो बढ़ जाए और लोकल बिजनेस को भी सपोर्ट जो है वो रीजनल रूरल बैंक्स के थ्रू मिल सके। तो ये सब चीजें हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो जोड़ो रीजनल रूरल बैंक से, राइट। जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, ये सब स्कीम जो है रीजनल रूरल रूरल बैंक के साथ कनेक्ट करवा दी जाए, कि जिससे कि लोग इस स्कीम के लिए रीजनल रूरल बैंक के पास वॉक इन करें, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ऐसे इनिशिएटिव जो है वो रीजनल रूरल बैंक के थ्रू जो है प्रमोट किए जाए। तो ये मेन चीज हम लोग को इसके अंदर देखने को मिल रही है, बाकी कुछ खास नहीं है इसके अंदर लिखने लायक। अब 165th इनकम टैक्स डे का सेलिब्रेशन हुआ, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो थे उन्होंने 165th एनिवर्सरी मनाई इनकम टैक्स डे की, राइट। और इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने न्यू दिल्ली के अंदर जो है वो सेलिब्रेट किया। इस इवेंट के अंदर हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अचीवमेंट्स के बारे में सुना, राइट। और ये कहा कि इनकम टैक्स जो है डिपार्टमेंट जो है उसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है, टैक्स पेयर फ्रेंडली इनिशिएटिव्स इसके द्वारा लाए गए हैं। इस दिन माई स्टैम्प करके एक स्पेशल माई स्टैम्प भी रिलीज जो है वो किया गया यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। चलिए आइए कुछ चीजों के बारे में बात करें, तो लिख लो इनकम टैक्स डे, आयकर दिवस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये 24 जुलाई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, लिख लो आप। अच्छा, इनकम टैक्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर, तो सर जेम्स विलियम्स ने, ये भी लिख लेना। कब किया था, 1860 में किया था, ठीक है। 1857 की जो म्यूटनी हुई थी, तो उसमें जो उनको नुकसान हुआ था, राइट, तो उसके बाद हम लोग को जो है वो देखने को मिला, क्योंकि 18 रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई और कंपनी रूल आ गया। तो उसी के बाद जो है वो ये जेम्स विल्सन, सॉरी सर जेम्स विल्सन, इनके द्वारा जो है ये लाया गया इनकम टैक्स। फिर इनकम टैक्स एक्ट एक 1922 का हम लोग को देखने को मिलता है, कानून के थ्रू जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार किया गया,
सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924, 2 साल के बाद एक बोर्ड जो है वो तैयार किया गया। फिर इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो आया, जो कि आज की डेट में इनकम टैक्स का फ्रेमवर्क है वो इसी के ऊपर आधारित है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये फैक्ट ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने 1981 के अंदर कंप्यूटराइजेशन किया, उसके लिए हमने सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर 2009 में स्टैब्लिश किए। ई वेरिफिकेशन स्कीम्स लेकर आए हम लोग, टैक्स के प्रशासन को जो है वो मॉडर्नाइज करने के लिए, कंप्यूटराइज करने के लिए, डिजिटलाइज करने के लिए। तो इनकम टैक्स क्या है तो मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। एक व्यक्ति की इनकम पर लगने वाला टैक्स, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। सिंपल सी चीज, एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी वो कमा रहा है उस पर टैक्स जो लगता है। सेक्शन 2 सेक्शन 2 क्लॉज 24 इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो हमें देखने को मिलता है, तो उसके तहत जो है ये पूरी चीज इनकम जो है वो डिफाइंड है कि इनकम क्या है। तो ये इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 में लिखी हुई है। लोगों की इनकम का सोर्स क्या होता है, आपको पता है कि लोगों की सैलरी होती है, हाउस की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि लोगों को रेंटल इनकम्स आती है ना भाई, रेंट पे अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया उससे इनकम आई, बिजनेस से इनकम आई, या किसी प्रोफेशन से इनकम आई, कैपिटल गेन से, यानी कि आपने कोई पुरानी प्रॉपर्टी है आपके पास, उसको आज आपने बेचा तो उस प्रॉपर्टी का दाम बढ़ के बिका, तो जो दाम बढ़ के बिका वो क्या है, वो एक प्रकार की इनकम है। और भी दूसरे सोर्स होते हैं, जैसे कि कई बार सेविंग्स पर इंटरेस्ट मिलता है, फैमिली पेंशन आती है, गिफ्ट्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आता है, ये पूरी चीज यानी कि जितना भी पैसा प्रॉफिट आ रहा है एक व्यक्ति के पास, वो हो गई उसकी इनकम। इनकम टैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेशन बिल्डिंग के लिए, क्योंकि अब ऑब्वियस ही बात है कि ये अब कंट्री के अंदर सरकार जो है वो बहुत सारा काम जो है वो करती है, तो उस काम करने के लिए सरकार को चाहिए पैसा। तो ये सरकार के लिए सोर्स ऑफ इनकम हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। जब सरकार इतना डेवलपमेंट कर रही है तो उसके एवज में वो कुछ फीस तो चार्ज करेगी ना, तो ये एक टैक्स एक प्रकार से सरकार की फीस ही है, ये ऐसे समझो। अब क्या होता है, हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ये बोलते हैं कि भाई हमने सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन जो है वो किया है, टैक्स बेस जो है वो ग्रो हो गया है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि युवा हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि टैक्स तो वो करेंगे ही करेंगे। अब आज की डेट में फेसलेस रिजीम हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। फेसलेस रिजीम बोले तो कि मतलब हम आज की डेट में जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं कि जिसमें कि एक इंसान को जो है वो जाने की जरूरत नहीं है, इनकम टैक्स ऑफिस या ऑफिशियल से मिलने की जरूरत नहीं है बार बार। यस, ये इसलिए किया गया क्योंकि करप्शन वगैरह को जो है वो रोकने के पर्पस के लिए मेनली, राइट। फिर जैसे कि सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इन्होंने फेसलेस असेसमेंट और ई वेरिफिकेशन सिस्टम जो है वो लेकर आए कि भाई आप इनकम टैक्स जो है वो ऑनलाइन जो है फाइल कर सकते हो, है ना। आईटी रिटर्न्स इसको हम लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन फाइल हो जाता है ना, तो वो ई फाइलिंग है। तो वो सब चीजें इसलिए लेकर आई गई कि जिससे कि मतलब करप्शन वगैरह जो है वो ना हो। क्योंकि अब देखो, अब इनकम टैक्स मतलब ऐसा भी होता है नहीं कि ऑफिसर को पता है कि आपकी इनकम वगैरह क्या है, राइट, तो वो थोड़ी धांधलेबाजी होती है, काम जो है वो डिले होता है। तो ऐसा ना हो इसलिए ये फेसलेस वाली चीजें जो है वो लाई गई। फिर रेवेन्यू में ग्रोथ हुई। रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है उन्होंने ये बोला कि भाई डिपार्टमेंट की सक्सेस ये है कि उन्होंने टैक्स के रेवेन्यू को बढ़ा दिया, 30 लाख रुपए से लेकर 20 लाख करोड़ रुपए तक जो है वो पहुंचा दिया। सोचो आप। फिर डिपार्टमेंट ने ये भी बोला कि भाई पूरे दुनिया भर की जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हम लोग अडॉप्ट कर चुके हैं, इवन हम दूसरी कंट्रीज को सिखा रहे हैं, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह को, कि कैसे हेल्प कर रहे हैं उनको इनकम टैक्स, मतलब कि उनकी कंट्री के टैक्स को स्ट्रक्चर करने में। यस, तो ये सब चीजें। तो फेयर और फ्रेंडली टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा डिपार्टमेंट को कि भाई आप हमेशा ये इंश्योर करो कि टैक्स के नोटिस जो होने चाहिए वो सिंपल होने चाहिए और लोगों के समझ में आने चाहिए। हर चीज के लिए उनको सीए वकील के पास भगने की जरूरत ना पड़े। फिर इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि भाई ऐसी प्रैक्टिसेस जो है वो अडॉप्ट करो ग्लोबल लेवल पे जो चल रही है, जिससे कि और भी बेटर हो सके हमारा इंस्टीट्यूशन, हमारा डिपार्टमेंट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने ये भी कहा कि भाई आप टैक्स बेस को एक्सपेंड करो और भी टैक्स के दायरे में चीजों को लेकर आओ, और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना, तो वो विजन जो है वो अचीव, उस विजन को ध्यान में रखते हुए चीजों को करो, प्लान्स बनाओ, राइट। तो ऐसे अवार्ड्स भी हम लोग को देखने को मिले। काफी सारे ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स होते हैं, उनको मेरिटोरियस सर्विस यानी कि सराहनीय सेवा के लिए अवार्ड जो है वो दिया गया। टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट, एक फिल्म जो है वो दिखाई गई डिपार्टमेंट के टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट से रिलेटेड। ठीक है। अब यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस की यहाँ पर जो है वो बात हो रही है, तो ये बेसिकली प्रोवाइड कराता है लेंडर को डिजिटल एक्सेस के साथ, राइट। यानी मतलब सिंपल शब्दों में मैं आपको बोलूं कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा, यानी कि अगर एक बैंक है तो उसके पास कंप्लीट एक व्यक्ति का डेटा जो है वो आना चाहिए, उसका पूरा फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल पूरा प्रॉपर डेटा, कि भाई उसका बैकग्राउंड क्या है, जैसे कि लैंड रिकॉर्ड, कितनी जमीन उसके नाम पर है, राइट।
तो ये कंसेंट बेस्ड सिस्टम के थ्रू ये हो सकता है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये बैंकिंग सेक्टर को बेटर बनाने के लिए, कि जिससे एनपीए वगैरह की प्रॉब्लम जो है वो ना बैंक फेस करे। तो यूनिफाइड लेंडर, जो ये हम लोग को इंटरफेस देखने को मिलता है, ये फीचर जो है वो स्टैंडर्डाइज करता है एपीआईज को, राइट। किस पर्पस के लिए? प्लग एंड प्ले अप्रोच के लिए, कि जो कि डेटा के एक्सेस को सिंप्लीफाई कर सके और टेक्निकल इंटीग्रेशन जो कॉम्प्लेक्सिटीज हो रही है उसको रिड्यूस जो है वो कर सके। मतलब सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आसानी से एक व्यक्ति के सहमति से उसका डेटा जो है वो शेयर हो जाएगा इंस्टीट्यूशन को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जिससे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको लोन देने से पहले जो है वो पूरा आकलन कर सके, डिसीजन ले सके। तो यही चीज हम लोग को देखने को मिल रही है क्रेडिट क्रेडिट के ऊपर, स्पेशली एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेक्टर के अंदर क्रेडिट डिमांड्स को जो है फुलफिल करने के लिए, और जल्दी से जल्दी लोगों को क्रेडिट भी मिल सके, और प्लस बैंक जो है वो जल्दी से जल्दी आकलन कर सके कि क्रेडिट किसको देना है किसको नहीं देना। तो वो यूएलआई के थ्रू पॉसिबल हो सकता है, एक इंटरफेस तैयार किया गया है। सिविक पुलिस वॉलंटियर, ये क्या है आइए इसको हम लोग समझते हैं। सिविक पुलिस वॉलंटियर्स, तो ये फॉर्मली ट्रेन्ड लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल नहीं होते। मतलब इनको, अब जैसे जनरली पुलिस है, पुलिस की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फिर उनको जो है वो ड्यूटी जो है वो अलॉट की जाती है। यस, जैसे आप हैं, आप जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट पीएससी क्वालिफाई करके आप डीएसपी बन जाते हैं, या यूपीएससी क्वालिफाई करके आप आईपीएस बनते हैं। तो आपको पहले जो है वो क्या होगा, पहले आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। यस, फिर ट्रेनिंग होने के बाद ही फिर आपकी पोस्टिंग होगी, आपकी ड्यूटी अलॉट की जाएगी। ये ऐसा जनरल केस में होता है। बट ये सिविक पुलिस वॉलंटियर्स जो होते हैं, इनकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती। यस, और ना ही ये कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हेल्प करते हैं पुलिस की, राइट, मामलों में। वेस्ट बंगाल के अंदर सिविक पुलिस वॉलंटियर जो है वो लोकल रेसिडेंट होना जरूरी है, और एटलीस्ट 20 साल की उनकी एज होना जरूरी है, और एटलीस्ट 8वीं क्लास जो है वो पास होना जरूरी है। पहले 10वीं क्लास का रूल था, अब 8वीं कर दिया। कैलकाटा हाई कोर्ट ने चिंता व्यक्त करी भाई कि इस प्रकार से आप सिविक पब्लिक वॉलंटियर जो, सॉरी, सिविक पुलिस वॉलंटियर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनकी लीगल वैलिडिटी लेकर आओ, राइट, कि लॉ इन्फोर्समेंट ड्यूटीज में उनका जो एंगेजमेंट जो हो रहा है उसको लीगली तौर पर जो है वो रखो। क्योंकि कई बार पुलिस जो है वो सपोर्ट जो है मांग लेती है, वॉलंटियर्स होते हैं कई बार पुलिस के, राइट, जो पुलिस के कहने पर जो है पुलिस के लिए काम करते हैं, राइट। तो ये यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है कि किस प्रकार से फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये हेल्प करेगी इंडिया के अंदर, और कैसे इंडिया के काफी सारे चैलेंजेस को ये रिजॉल्व करेगी। तो उसके बारे में आप लिखिएगा 150 वर्ड्स में। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही था। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अब हम मिलेंगे मंडे को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।